तो दोस्तों सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने स्टॉक मार्केट की वीडियो को एक्सेप्ट किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, 3 वीडियोस जो बनी, तीनों पे आपने बड़े अच्छे कमेंट्स करे। किसी ने कहा इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप साउंडेड हो और आप नई चीज सीखना चाहते हो। तो यार आज ना स्टॉक मार्केट की डे 1 क्लासेस है, वो इसलिए क्योंकि भाई मैं खुद सीख रहा हूँ। आपको पता है ना कि मैं स्टॉक मार्केट खुद सीख रहा हूँ। कौन सा, अब मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीख रहा हूँ। मैंने इन्वेस्टिंग काफी करी है, 4 साल से मैं खुद कर रहा था, लेकिन मैंने कहा यार हर साल ना अपने अंदर लर्निंग नहीं लोगे ना भाई, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने भी अपनी एक नई लर्निंग, क्योंकि जो पैसे कमाए हैं उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करूं, सही तरीके से ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊं, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना शुरू करा। और मैंने कहा अगर मेरे साथ क्या आप सीखना चाहते हो, जो मैंने सीखा है वो आपको सिखाऊंगा। तो मेरी क्लासेस थोड़ी आगे जा चुकी है, मैंने कहा आपको जीरो से लेके चलता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ना शेयर मार्केट में 4 चीजें समझाऊंगा। पहला है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेंगे, राइट। फिर दूसरा आता है डीमेट अकाउंट, जो आपका एक अकाउंट ओपन कराना है आपको। फिर फैक्टर अफेक्टिंग स्टॉक्स, स्टॉक्स के ऊपर बढ़ना और नीचे बढ़ने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट लोग कमाते हैं, किसमें, शेयर बाजार में। और रियल एग्जांपल कि लोग वाकई स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझिए कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है क्या क्या। जब आपके पास पैसे लोगों के पास आ जाते हैं, और जो लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं वो किन तरीके से अपना निवेश करते हैं। तो जिनके पास बहुत पैसा आ गया भाई, मान लो 50 लाख रुपए आ गए, है ना, 50 लाख आ गए, 25 लाख आ गए, तो कहीं प्लॉट ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, फ्लैट ले लिया, लैंड ले लिया, रिजॉर्ट ले लिया, फार्म हाउस खरीद लिया, ये सब चीजें लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर कुछ ऐसे पैसे होते हैं जहां से लोग गोल्ड ले लेते हैं कि भाई चलो यार सोना रख लो, घर में 5 करोड़ रुपए दिक्कत होगी, सोना 5 करोड़ का रख लेंगे, तो गोल्ड की बिस्किट्स ले लेते हैं, वाइफ के लिए ज्वेलरी बना लेते हैं, खुद का चैन पहन लेते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां भी ग्रोथ मिलती है। फिर एक होता है भैया शेयर खरीदना, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेना, तो उसे इक्विटी में हम समझेंगे। क्या है डिटेल में लेकर आगे बढ़ेंगे, बट सिंपल है कि कंपनीज, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी हो गई या ऑलरेडी कंपनीज जो लिस्टेड है मार्केट में, उनके शेयर्स को खरीदना। बस सिंपल, शेयर्स को हम बाय करते हैं, जिनसे कंपनी प्रॉफिट करेगी तो हमें डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से काम होता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट ऑपरेट आखिर होता कैसे है। सिंपल समझिए कि एक स्टॉक मार्केट एक दुकान है पूरी, ये एक एक्सचेंज, एक दुकान है पूरा स्टॉक मार्केट, जहां से खरीदना और बेचना बड़ा आसान है। सिंपल समझिए, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला है बायर, जो चीजें खरीदता है। दूसरा है स्टॉक का सेलर, मतलब जो जिसने स्टॉक्स अपने पास रखे होते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, हमेशा स्टॉक्स और शेयर में 2 चीजों का डिफरेंस है। शेयर्स मतलब कि आपके पास कई अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हो सकते हैं, जैसे एक्स कंपनी के, रिलायंस के, आईटीसी के, एसबीआई के। और स्टॉक्स का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास 10 स्टॉक्स पड़े हुए हैं आपके पास। तो जब स्टॉक शेयर बोलूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सीधी सी बात यह है कि स्टॉक सेलर मतलब एक पर्सन जो शेयर बेच रहा होता है और एक पर्सन जो शेयर खरीद रहा होता है। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि शेयर 2 तरीके से इशू किए जाते हैं। पहला एक बार होता है आईपीओ में। आईपीओ में मतलब जब कंपनी, पहली बार कंपनी को पैसा चाहिए तो वो आईपीओ के थ्रू अपना पब्लिक से पैसा लेती है। आजकल कई आईपीओ हमेशा आते रहते हैं कि भाई कंपनीज ने आईपीओ निकाला है, मतलब कंपनीज को आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। बट ये जो मार्केट होते हैं इसे सेकेंडरी मार्केट कह सकते हो, जहां पे कोई खरीदा हुआ बंदा बेच रहा होता है और कोई खरीद रहा होता है। कोई बेच क्यों रहा होता है उसके 50 रीजन होंगे, कोई खरीद क्यों रहा है उसके 50 रीजन होंगे। खरीदेंगे और बेचेंगे हम एक्सचेंज के थ्रू, बीच में एक ब्रोकर नाम का बंदा जुड़ा होता है जो आपको बहुत सारी फैसिलिटी देता है, सेलर्स को भी और बेचने वालों को भी। कहता है आप घर में एक बटन दबाओ बेच दोगे, घर में एक बटन दबाओ खरीद लोगे। तो उसे हम ब्रोकर कहते हैं और इससे हम कुछ कमीशंस जो है खरीदने और बेचने पे देते हैं। ये है स्टॉक मार्केट की पूरी कहानी। तो पहली चीज आपको समझ आ गई। बारी आ गई सर थोड़ा सा शेयर्स को और अच्छे से समझाइए। तो समझाने का बड़ा सिंपल तरीका है जी, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझिए, आप एक बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, आपको इससे आपको समझ आएगा कि ये पूरा एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का एक कॉस्ट कितना होगा। फॉर एग्जांपल एक एवरेज मॉडरेट ले लेता हूं मैं, ये है कुछ 10 करोड़ का, सीआर का। अब सबके पास तो 10 करोड़ रुपए नहीं होंगे ना ये पूरी बिल्डिंग खरीदने के लिए। अगर आपको यहां रहना है तो कितने पैसे चाहिए, 10 करोड़ रुपए। तो इसका एक दूसरा जुगाड़ क्या है, दूसरा जुगाड़ ये है कि इसको पार्ट पार्ट में, फ्लैट में बेचना। ऑलमोस्ट इसके पार्ट पार्ट करके बेच दिए और 10 करोड़ में कितने कर दिए इसने, 10 करोड़ में कर दिए। अब ये 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ में उसने कितने फ्लैट बना दिए, 100 फ्लैट बना दिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक फ्लैट की कीमत 10 लाख रुपए के करीब आ गई।
तो ये आई थिंक लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि अरे 10 लाख रुपए मेरे पास तो है। तो वैसे ही एक कंपनी, मान लीजिए कंपनी है, कोई आईटीसी कंपनी है, इसके बाद 2 लाख शेयर्स कर दिए, मतलब एक पूरा आईटीसी को 2 लाख के पार्ट में छोटे 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 हिस्सेदारी, मतलब एक ओनरशिप, प्रॉपर्टी यही है, आप इतने के मालिक बन गए, इतने के मालिक बन गए। तो वैसा ही है शेयर्स में कि मान लीजिए ये घर है, इस घर को 2 पार्ट बना दिया, आधा आपका आधा मेरा, 4 बना देंगे तो 4 लोग हो जाएंगे, तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे। तो सेम कहानी है शेयर्स में। अब इसमें फायदा कैसे होता है? पहला फायदा होता है डिविडेंड से, कि कंपनी क्वार्टरली अपना प्रॉफिटेबल निकालती है कि भाई इस पूरे क्वार्टर में, या यूं कह लो इस पूरे साल में, क्वार्टर इन द सेंस कि एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होगा ना सर, कब से होगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, करेक्ट है जी। तो ये पूरा साल का फाइनेंशियल ईयर है, और इसको ना 4 पार्ट में बांट देते हैं, उसे क्वार्टर कहते हैं। ये लीजिए, है ना, ये पूरा हो गया Q1, ये हो गया पूरा Q2, ये हो गया Q3 और ये Q4। बड़ी बड़ी कंपनियों को ना क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालना पड़ता है, और सीधी सी बात है, कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं तो उस प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दे देती है कि लो सर, ये हमारी प्रॉफिट है, आप भी रखो, क्योंकि आप भी कंपनी के मालिक हो। दूसरा, कंपनी की ग्रोथ होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी शेयर्स की, है ना। आज के दिन आपने कोई शेयर खरीदा, उसकी प्राइस थी 100 रुपए, 2 साल बाद उसकी प्राइस हो गई 200 रुपए, है ना। तो क्या हुआ? आपके पैसे 2 गुने हो गए, क्योंकि एक शेयर आपने 100 का खरीदा था, वही एक शेयर की वैल्यू 2 साल बाद 200 रुपए हो गई। तो एक तो डिविडेंड से पैसा मिला और एक मिला ग्रोथ से। अब बोलेंगे सर कितना पैसा कमा लेंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला के जो शेयर्स थे, उनके पास ऑलमोस्ट करीब 40,000 करोड़ के शेयर्स हैं। उनकी वाइफ ने एक क्वार्टर्स में 224 करोड़ का तो डिविडेंड लिया है। 37,000 करोड़ उनका, उनके पास जो है टोटल, उनके पास लाइक पोर्टफोलियो उनका, जहां एक क्वार्टर से 224 करोड़ का उनका डिविडेंड मिला है। आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा टाइटन में उनका, आपको पता है राकेश झुनझुनवाला का ऑलमोस्ट 53 करोड़ रुपए टाइटन से आए हैं। फिर उनके पास कैनरा बैंक से 42 करोड़ और दूसरा टाटा मोटर्स से करीब 12 करोड़, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में उन्होंने पैसे लगाए। तो आप सोचो कि सिर्फ डिविडेंड से लोग करोड़पति बनते हैं। आप सोचो ना, एक क्वार्टर में 224 करोड़ रुपए, मतलब क्या ही कहने। आप सोचो कि इस तरीके से लोग पैसे बनाते हैं। दूसरा, ये हो गया इन्वेस्ट करके, इन्वेस्ट कर दिया, पैसे बने। दूसरा, कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो प्रेम जी वाले हो, राधा कृष्ण दमानी, ये सब तो इन्वेस्टर थे ही, पर एक टाइम पे ट्रेडर भी थे, है ना। राकेश झुनझुनवाला हो, है ना, रामदेव अग्रवाल हो, मुकुल अग्रवाल हो, सुनील सिंघानिया हो, ये कुछ ऐसे लिस्ट हैं। और CNBC के अनुज सिंघल, उनका लाइन सुन लीजिए कि ट्रेडर वाकई बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाते हैं। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता। मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूँ जिन्होंने ट्रेडिंग को फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है। तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स में हम 2 तरीके से पैसे बना सकते हैं। पहला है इन्वेस्ट करके, इन्वेस्टिंग के थ्रू, कि आपके पास 100 रुपए पड़े थे और एक कंपनी के एक शेयर आपने खरीद लिए जिसकी 100 ही कीमत है, और आपने उसे संभाल के रखा। जब आपको लगता है कि इसकी वैल्यू 200, 150, 250 जहां भी गई, मेरी मर्जी है, मैं तब बेचूंगा, इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। और एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है कि एक माइंडसेट है कि आज मैंने खरीदा है, मैं 2 महीने बाद बेच दूंगा। ये एक माइंडसेट है। इसमें अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आज ही खरीदना आज ही बेचना, उसके अलग फायदे हैं। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, कि आज खरीदा, एक स्विंग पकड़ ली हमने कि भैया मेरे को लगता है कि मार्केट में एक स्विंग आ रही है, ये वाला स्विंग पकड़ना चाहता हूं, या गिरा, अब मैं एक अगला मूव देख रहा हूं। तो ये मूव जो होता है ना पार्ट, मतलब मैं इतने मंथ के लिए, मान लीजिए 3 महीने का मूव हो सकता है हर एक का, तो उसको लगता है भाई मैं 3-3 महीने का एक मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। तो हर एक में, मतलब सिंपल समझिए, शेयर बाजार में जितना कम समय उतना ज्यादा रिस्क, जितना ज्यादा समय उतना कम रिस्क, जितना कम समय उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा इन्वेस्टिंग से पैसे बनते हैं। ये पहली क्लास है, मैं खुद सीख रहा हूं, ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं क्लासेस खुद ले रहा हूं, 4 साल से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं। आज की वीडियो, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो में अगर आपने 1 लाख व्यूज दे दिए तो मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो खोल के दिखा दूंगा, मैंने कितने लाखों का प्रॉफिट कमाया। मैं पूरा पोर्टफोलियो, अपना जो PNL मांगते हो ना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि है दम तो अपना वेरीफाइड PNL दिखा, मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैं अपना वेरीफाइड PNL दिखा दूंगा और लाखों का प्रॉफिट है, और आपकी आंखें चुंदरा जाएंगी कि हाँ, हर बात जरूरी नहीं है कि मैं अगर लोगों को ऑनलाइन अर्निंग सिखा रहा हूं तो मैं दिन भर वही करता हूं। भाई वो सिर्फ 1 घंटे का काम था, बाकी के पूरे दिन मैंने क्या किए, पैसे कमा
के पैसे से पैसा बनाया है। तो ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, आई होप आपको इससे समझ आ रहा होगा। दूसरा होता है जो आपने शेयर्स के बारे में समझा, उसके बाद होता है एक अकाउंट ओपन कराना किसी भी ब्रोकर के यहाँ। तो आपको पता है कुछ ब्रोकर बड़े पॉपुलर हैं, जैसे ज़ेरोधा पॉपुलर है, एंजल वन पॉपुलर है ना। तो ये सब पॉपुलर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पे ब्रोकरेज बहुत कम देनी पड़ती है। तो मेरा जो अकाउंट है वो एंजल वन में, मैं सारा काम एंजल वन करता हूँ, क्योंकि वन क्लिक में सारी चीजें मुझे दिख जाती है। मुझे बैंक निफ्टी देखना है, तुरंत आ गया, ऑप्शन चेन आ गया, उसमें कौन कौन से शेयर है सब आ गया, बहुत इजीली मेरे अकाउंट में आता है। मैं आपने देखा होगा, मैं जनरली वही यूज करता हूँ, क्योंकि इसके फायदे भी हैं। जीरो रुपीज में आपका खुल जाता है। शुरू में 30 डेज में आपका जीरो ब्रोकरेज है, अप टू 500 तक, मतलब आपको ब्रोकरेज भी नहीं देनी। साथ में MTF जो है आपको ये एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए तक का देते हैं, यानी कि अगर आपने 25,000 लगाए तो ये आपका 25 + 1, आप 1.25 की वैल्यूएशन लगा सकते हो। इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, जनरली इंटरेस्ट 18% पर एनम लगता है, बट ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको 1 मंथ तक का फ्री कर दे रहे हैं। तो बेसिकली एंजल वन बढ़िया है। अगर आप शुरू में सीखना चाहते हो कि भैया इन्वेस्टिंग क्या है, तो आपके पता है कि एक कंपनी के शेयर 100-150 रुपए के भी होते हैं, तो एटलीस्ट आप ओपन करा के आप एक शेयर खरीद सकते हो, तो इन्वेस्ट कर सकते हो। खरीदना सेंस कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग जैसे कहते हैं, सीखने के लिए कि भाई ट्रेडिंग करते कैसे हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं। क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट में तो हम 11वीं 12वीं में सब चीज़ करने का बड़ा चाहता हमारे टाइम पे, लेकिन उस टाइम इतना आसान नहीं था कि आप ऑनलाइन जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा पाओ। बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट इतना आसान हो गया है कि आप अभी वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन करा के, और पेपर ट्रेडिंग कह लो या 50-100 रुपए की कह लो, कि जिससे आप सीख पाओगे ट्रेड करते कैसे हैं, इन्वेस्ट करते कैसे हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया, 2 चीज समझा दी। शेयर मार्केट क्या है, ब्रोकर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर हो, ज़ेरोधा ले लो, एंजल वन, मैं एंजल वन करता हूं इसलिए मैंने आपको बोला। साथ में बहुत सारे लोग ना शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, मतलब शेयर बाजार से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने सबके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे कि भाई इतने सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। RBI का इंपैक्ट रहता है, सेबी का इंपैक्ट रहता है ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का रहता है, फॉरेन इन्वेस्टर का रहता है, रिटेल का रहता है, CDSL है, बैंक्स है, NSE है, BSE है, NSDL है, डिस्काउंट मिलता है, फुल सर्विस ब्रोकर होता है, स्टॉक ब्रोकर होता है, रेगुलेटर्स होते हैं, कंपनीज होती है, इन्वेस्टर्स होता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। इतने सारे लोग हैं, आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आगे चल के। सबका एक अपना अपना रोल होता है, किसका क्या काम है। लेकिन 3-4 लोग हैं जिनका मेजॉरिटी ऑफ रोल रहता है स्टॉक मार्केट में। वो कौन कौन से हैं? वो है पूरा सेबी रेगुलेटर है। रेगुलेटर मतलब जो गलती करेगा, है ना, गलती करेगा उस पर नजर रखता है। ये किस किस पे नजर रखता है? ये नजर रखता है इन्वेस्टर के ऊपर, ये नजर रखता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ये नजर रखता है ब्रोकर के ऊपर, कि भैया ये लोग गलती ना करें, है ना। मान लो कोई कंपनी है ना, XYZ कोई कंपनी ले लो, XYZ कोई भी कंपनी हो, XZ कोई कंपनी है, इसका क्या काम है? ये मार्केट में न्यूज दे देती है कि भाई आने वाले टाइम में हमें गवर्नमेंट से एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो शेयर की प्राइस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, है ना। लोग क्या करेंगे? खरीदने लग जाएंगे शेयर्स को। जैसे लोग खरीदेंगे शेयर प्राइस बढ़ेगा, ये बेच के प्रॉफिट कमा लेगा। तो इसे पंप एंड डंप कहते हैं। इन सब चीजों को हमेशा सेबी जो है रेगुलेट करती है कि इस तरीके की गलतियां इन्वेस्टर्स, कंपनी, एक्सचेंज, ब्रोकर ना करे। तो इन पे सेबी का रोल रहता है। फिर इन्वेस्टर, ऑब्वियस सी बात है, आप डोमेस्टिक या फॉरेन हो, आप पैसे लगाओगे शेयर बाजार में तो आपका एक डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन है। स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मैंने इस पे एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, मूवी लिंक डाल दूंगा। क्योंकि देखा जाए तो ये मेरी पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी बना दिया चैनल पे, उसका थंबनेल दे रहा हूं। पार्ट 3 चार्ट कैंडलस्टिक्स वो भी बना दिए मैंने। ये 3 वीडियो देखिए, मैं चौथी वीडियो बनाऊंगा, मतलब ये पार्ट 1 है लेकिन 2 बना चुका हूं, मैं पार्ट 4 बनाऊंगा। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको सीखना है मेरे भाई। मैंने डिटेल में समझाया है, मेरे को लेके जज मत करिए, जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हर एक कंपनियां 5000 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हर कोई 2 जगह है, बट ज्यादातर वॉल्यूम ट्रेडिंग जो है वो NSE में होता है। तो ज्यादातर लोग NSE में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है, ब्रोकर इन्वॉल्व, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे अपना एंजल वन हो, कोई भी हो, जहां भी आप अकाउंट ओपन कराते हैं वहां से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा इन्वॉल्वेशन इसमें रहता है। उसके बाद मैंने आपसे समझाया कि फैक्टर किसी भी शेयर की प्राइस, चलिए आपको दिखाते हैं आज एक चीजों को समझ के। मैं यहां पे एंजल वन खोलता हूं अपना, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हो, जैसे टाटा मोटर्स है। अब आप यहां पे देखोगे, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे ले लूं यहां पे, तो हर दिन इसकी प्राइस बढ़ती घटती रहती है, हर दिन इसकी प्राइस बढ़ती और घटती रहती है। कि भाई यहाँ पे देखो तो 900 समथिंग, अभी लास्ट जो बंद हुआ है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 993 पे बंद हुआ है, यानी कि 993 रुपये पे बंद हुआ है। कभी प्राइस ऊपर भी चली गई, भाई 1050 पे भी जाके गई, है ना। ऊपर नीचे अप डाउन से डेली होते रहते हैं प्राइस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है?
कि प्राइस जो है टाटा मोटर्स की कभी ऊपर कभी नीचे, सिंपल है ना, प्राइस दो ही चीज़ों की। प्राइस के साथ क्या हो सकता है, प्राइस के साथ सर ये हो सकता है कि प्राइस अपने एक अस्थायी जगह से या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, और ये चलती रहेगी, ऐसे चलती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? किसी भी कंपनी, नॉट इवन टाटा मोटर्स, आप अंबुजा सीमेंट देख लें, इसका भी सेम हाल है। आप कोटक बैंक देख ले, इसका भी सेम हाल है। आप रिलायंस देख ले, इसका भी सेम हाल है कि प्राइस ऊपर और नीचे आती है। ये सब जानते हैं, मैं बार बार जोर इसलिए डाल रहा हूं कि सवाल है क्यों, कि ऐसा क्यों होता है। तो सीधी सी बात है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे भाई आपने रिसेंटली देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, तो मार्केट में एकदम खबर थी, है ना, कि भाई शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, है ना, कोई कह रहा था नीचे आएगा, कोई ऊपर जाएगा, वो एकदम खरीद लो, सब कह रहे थे कॉल पे कॉल खरीद लो, ये खरीद लूंगा। आपने कभी ऐसे मीम्स भी देखे? तो ऐसा क्यों? तो रीजन इज वाई, फैक्टर्स जो है, ये सारे फैक्टर्स जो मैंने लिखे हैं, इनकी वजह से शेयर बाजार या फिर किसी भी कंपनी के स्टॉक्स अफेक्ट होते हैं। इसे मैंने लिखा फैक्टर अफेक्टिंग शेयर्स, या फिर कोई भी स्टॉक्स ले लें। चलिए कौन कौन से हैं, तो आराम से इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले मैंने स्टॉक मार्केट लिख दिया है, या फिर आप इसे इंडिविजुअल शेयर्स भी कह लें, कोई भी कंपनी का। जैसे टाटा मोटर्स मैंने कहा, तो टाटा मोटर्स ले लीजिए, या फिर सिंपल स्टॉक मार्केट समझते हैं। पहला क्या हो सकता है, तो सबसे पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो आप अच्छे से अवगत है कि मोदी सरकार बनी तो शेयर बाजार भले उस दिन गिरा, क्योंकि उस दिन बड़ा खींचतान चल रही थी, सरकार बनेगी कि नहीं बनी दोबारा आपने देखा कि 7 से 8 दिन के अंदर मार्केट रिकवर कर गया, क्योंकि 7-7.5% के करीब गिरा था मार्केट। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर आप लोगों को लगता है, मतलब किसको लगता है, FIS को, DIS को, रिटेल इन्वेस्टर को, कि भैया पॉलिटिकल स्टेबल है, मतलब पॉलिटिकल ऐसा नहीं है कि भाई उसने बोला, कोई पार्टी ने बोला नहीं होने दूंगा, सरकार गिर जाएगी। तो इस, अगर अच्छी सरकार लग रही है, मजबूत सरकार लग रही है, तो शेयर बाजार क्या होगा, ऊपर जाएगा। अच्छी सरकार नहीं है तो शेयर बाजार क्या होगा, हमेशा लगेगा लोग नीचे, क्योंकि लोग बेचना शुरू करेंगे, सीधी सी बात है। वहीं पे एक फैक्टर हो सकता है एग्रीकल्चर। अगर मान लीजिए इस सीजन मानसून बड़ा अच्छा था, है ना, हर चीज़ों में फूड प्रोडक्शन बड़ा अच्छा हुआ, तो फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा तो जितने भी लाइक यूरिया, इन सब के लाइक डिमांड ज़्यादा होगी, जो प्रोडक्शन होगा वो सिटी में ज़्यादा आएगा, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तो उससे ड्रिवन जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी। तो सीधी सी बात है, अगर एग्रीकल्चर अच्छा है तो स्टॉक बाजार ऊपर जाएगा, खराब है तो स्टॉक बाजार नीचे आएगा। ग्लोबल इकोनॉमी, आपने देखा होगा नैस्डैक या फिर यूएस की मार्केट जब खुलती है, अगर वो ऊपर की तरफ है, तो आपको मैं बता दूं, अब तो खैर बहुत सारा पैटर्न नीचे हुआ है। जब मैंने पहली बार शुरू में 2012 में मैंने स्टॉक मार्केट खिला था, तो एक ही पार्ट पढ़ाया गया था कि भैया हमेशा सुबह उठो और देखो कि यूएस का मार्केट ऊपर है, समझ लो उस दिन इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा। यूएस का मार्केट गिरा हुआ है, समझ लो इंडियन मार्केट नहीं जाएगा। बहुत से लोग ट्रेडिंग सिर्फ इस बेस पे करते थे, आप पूछेगा उनसे जरा जाके, है ना। तो सीधी सी बात है, ग्लोबल इकोनॉमी भी एक इफेक्ट करता है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी बड़ा भी खराब चल रहा है ना, रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है मतलब मंदी आने वाली है, तो शेयर बाजार नीचे जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा है तो शेयर बाजार ऊपर जाएगा। वैसे ही बैंक्स की हाथ है, लाइक बैंक्स अच्छे चल रहे हैं तो सीधी सी बात है, बैंक्स के पास लिक्विडिटी है, लाइक मनी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो शेयर बाजार ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी शेयर में, मान लो लाइक टाटा मोटर्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल में आ गई तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। अनफेवर में आ गया तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। जीडीपी, आपको पता ना जीडीपी की रिपोर्ट आती है, जीडीपी की रिपोर्ट अच्छी आई तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, खराब आई तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। सिर्फ सेम वैसा ही है, FIS ने पैसे लगाए तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, निकाल लिए तो पैसे गिरेंगे। ये पूरा एक स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट है। बट आप हमेशा समझिए कि टाटा मोटर्स पे भी ऐसा हो सकता है, इनसे जुड़े हुए फैक्टर, कि भाई टाटा मोटर्स से जुड़े हुए फैक्टर में अगर अच्छा हुआ तो शेयर ऊपर जाएगा, प्राइस खराब हुआ तो प्राइस नीचे आएगा। वैसे स्टॉक मार्केट में है ना। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना। अचानक से आपको पता है भारत में आता है कि नमक कम हो रहा है, हर कोई नमक खरीदने पे लग गया, तो वैसे ही है, सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव है तो बाजार प्राइस ऊपर, कंज्यूमर लेवल पे और होलसेल लेवल पे। तो सिंपल समझिए, अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोग बेचना शुरू करेंगे तो प्राइस डाउन होगा। तो सेम वैसा ही है, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, फॉरेन रिजर्व्स हमारे जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, एक बेटर है चीजें, हमारे पास रिजर्व्स अच्छे हैं, या फिर इन चीजों में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपको लग रहा है कि भारत में रोजगार की बहुत ज्यादा वो हो रही है, लाइक एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो स्टॉक बाजार ऊपर जाएगा। अगर लग रहा नहीं यार बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या होगा, स्टॉक बाजार नीचे आएगा। तो ये वो फैक्टर्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फेवरेबल है, स्टॉक बाजार ऊपर जाएगा।
अनफेवरेबल है तो स्टॉक बाजार नीचे आएगा। इसको समझने के लिए आपको इन फैक्टर्स पे हमेशा नजर रखनी है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने अगर आपको पैसा बनाना है तो आने में दो महीने बाद क्या होने वाला है। अगर आपको आज पता चल रहा है कि आज ये हुआ है तो आप कभी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको हमेशा प्री अज्यूम करना है, डेटा पढ़ना है, रिसर्च पढ़नी है, चार्ट पढ़ना है, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना है, तब जाके आप समझ पाएंगे कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो इन सब चीजों के लिए लोग 2 तरीके से काम करते हैं। पहला तरीका क्या मैं बताता हूं। पहला तरीका तो यह है चार्ट को स्टडी करना, जो आप यहां पे देख रहे हैं। ये चार्ट होता है, इन चार्ट को लोग स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बहुत से तरीके हैं, अलग अलग पैटर्न्स है लोग बनाते हैं, लेकिन एक लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू काम करते हैं कि भैया मूवमेंट क्या चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे, उसके थ्रू लोग एक स्टडी करते हैं। और मुझे भी इतने सालों में समझने के बाद आया कि स्ट्रैटेजी तो ठीक है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सबका बाप है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाव भगवान छे, वही मेन चीज मेरे को भी समझ आती है जो मैंने देखा है। आई होप आपका क्या राय है वो जरूर कमेंट में करिएगा। तो एक होता है टेक्निकल एनालिसिस कि आप चार्ट के थ्रू, इंडिकेटर्स के थ्रू, है ना, इन सब चीजों के थ्रू, डेटा के थ्रू, ऑप्शन चेन के थ्रू आप जो है मार्केट को समझ पाते हैं, कंपनी के चार्ट को, मूवमेंट को समझ पाते हैं। एक दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि एक कंपनी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना कि भैया पिछले साल में या आने वाले पिछले 3 सालों में कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे रहे, कंपनी के सेल्स कैसे रहे, कंपनी के रिजर्व्स कैसे रहे, कंपनी का CAGR प्रॉफिट में ग्रोथ कैसा रहा, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसा रहा। तो ये सब ग्रोथ जो है ना लास्ट 3-4 चीजों की एनालिटिक्स पे देखते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, क्या उसने बेची या नहीं बेची, है ना। तो ये सब चीजें देखने के बाद जो है आप निवेश करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडर्स जो है जनरली फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं पढ़ते, यानी कि फंडामेंटल एनालिटिक्स बहुत कम देखते हैं, वो सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके बहुत सारे दलील है जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इससे समझ आ गया होगा जो आज मैंने आपको समझाया, जो सारे फैक्टर्स मैंने बताए। तो मैंने आज आपको अच्छे से सिखाया, जो मैंने खुद सीखा है। तो मैंने कैसी लर्निंग ली है या आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं आपका सिखा नहीं रहा हूं, सिंपल ध्यान रखिए, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इसमें कुछ सीखना है तो सीख लेना भाई, क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग शुरू कर दी है। मैंने एक चीज सीखी है कि सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया है। तो मैंने आज आपको समझाया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमेट अकाउंट एक होता है, डिस्काउंट और एक फुल स्टैक ब्रोकर। तो एंजल में वैसे फुल स्टैक में ही आता है। एक होता है फैक्टर की कौन कौन से फैक्टर से स्टॉक मार्केट अफेक्ट होता है, कैसे लोगों ने डिविडेंड के थ्रू या ट्रेडिंग के थ्रू पैसे बनाए, वो एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया। साथ में रियल एग्जांपल्स भी दिए कि लोगों ने पैसे बनाए हैं। मैंने खुद पैसे बनाए हैं, जो कि मैं पहली वीडियो में नहीं रिवील करना चाहता, बट सम ऑफ वीडियोस में अगर आप अच्छा व्यूज डालोगे तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा कि यस मैंने पैसे बनाए हैं, तब मैं ये वीडियोस बना रहा हूं और मैं सीख रहा हूं और आपके सामने लेके आता हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये पहली वीडियो है, दूसरी और तीसरी मैं बना चुका हूं जो आप थंबनेल देख रहे हैं। चौथी वीडियो आपको नेक्स्ट ही मिलेगी। और जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ट्रेडिंग से वाकई पैसा बनाया है, जिनका वेरीफाइड PNL है, उनको लाऊंगा और उनसे आप सीखेंगे। धन्यवाद।